नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो है 11,000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें 2 वीडियो में डाल चुका हूं आपके, और एक तीसरा वीडियो है। इसमें आज देखेंगे भाषा शिक्षण विधियों के प्रश्न। भाषा शिक्षण विधियों के प्रश्न, अब तक जितने प्रश्न आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को आपके पेपर में लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो या सी टेट हो, आपको यहीं से देखने के मिलेंगे। हिंदी के लिए जो भी प्रश्न है शिक्षण विधियों के सारे प्रश्न यहां से मिलने वाले। चलिए देखें, सबसे पहला प्रश्न है आज हमारा यहां पर, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डाल्टन जो प्रणाली का आविष्कार है, डाल्टन ने, किलपैट्रिक ने, मोंटेस ने या पार्कहर्स्ट ने, किसने किया था डाल्टन प्रणाली का आविष्कार? पार्कहर्स्ट ने किया था। याद रखना साथियों कि डाल्टन जो प्रणाली है उसका आविष्कार करने वाले कौन थे? पार्कहर्स्ट। साथियों पूरा कंप्लीटली आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे। अब आप मानो मेरी बात को या नहीं मानो, ये आपके ऊपर है। आगे, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में यहां पर सत्य कथन कौन सा है? किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसके संबंध में सत्य कथन बताओ। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। बिल्कुल 100% ये जो कथन है बिल्कुल ये सत्य है। ये कौन सा कथन है? सत्य। भाषा के व्याकरण की और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, क्योंकि किंडरगार्टन वैसे भी छोटा नाम नहीं है भैया, बच्चों के लिए है किंडरगार्टन विधि, यानी कि बचपन की बातें, इसमें सारी चीजें खेल में ही सिखाया जाता है पूरी की पूरी। ठीक है ना? तो किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसमें सही कथन तो यही है कि व्याकरण का बिल्कुल भी इसमें ज्ञान नहीं करवाया जाता। साहित्य की शिक्षा, अरे उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को जिनको खेल 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 में सिखाया जाता है, उनको आप कौन सा व्याकरण सिखाओगे? आप कौन सा साहित्य की शिक्षा दोगे? हो नहीं सकता ना ये। तो इसलिए फोर्थ कथन इसका राइट हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, मनोवैज्ञानिक है, ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि व्याकरण और साहित्य इसमें से ज्ञान दिया जा सकता है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था, ये भी सही। तो ये सारे के सारे जो कथन हैं ये क्या है? इसके गलत हैं, और ये विधि क्या है? सत्य है। बात समझ में आ रही है कि ये मनोवैज्ञानिक नहीं, ये मनोवैज्ञानिक है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, उच्च माध्यमिक की बात आ ही नहीं सकती। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था, दिया ही नहीं। तो ये सारे के सारे कथन असत्य हैं, जबकि लास्ट वाला सत्य कथन है, याद हो जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? बेसिक शिक्षा जो प्रणाली आपको पता है महात्मा गांधी जी की दी हुई है, और वो कह रहे हैं कि भाषा की शिक्षा जो है किस माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखन चित्रण से। तो सामाजिक पर्यावरण से ही बेसिक शिक्षा आपको दी जा सकती है। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, और यहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना होती है। चले आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अगला 4th नंबर का प्रश्न आता है यहां पर। देखो 4th नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? भाषा शिक्षण के संबंध में जो वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की जो सीमा है वो क्या है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। याद रखना, इसमें विद्यार्थी क्या सीमा है? सीमा बतानी है कि इसकी क्या सीमा हो सकती है। इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। यहां पर है आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब यही इसकी क्या हो जाएगी? अनुदेशन की सीमा हो जाएगी भैया। तो 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। याद रखना, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता
सकता है, ये नहीं है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, ये भी नहीं है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, ये भी नहीं है। लेकिन यह है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, जबकि ये उपयोगी है। ठीक है, तो ये इसकी सीमा है भैया, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न आता है और ये रहा आपके 5वें नंबर का प्रश्न। देखो 5वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। यानी कि ये नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देशन, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक प्रयोजन। तो क्या नहीं है इसमें, कलात्मक प्रयोजन जो है प्रविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं माना जाएगा। तो याद रखना, कलात्मक प्रयोजन ये नहीं है। डायरेक्ट याद रखो, परिवीक्षित अध्ययन उपागम के सोपान कौन कौन से हैं। अध्ययन कार्य का आवंटन, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक का मार्गदर्शन, अध्ययन हेतु निर्देशन। परिवीक्षित का मतलब होता है उसमें वहां पर सिखाया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है शिक्षक के द्वारा बच्चों का, तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही है। लेकिन कलात्मक प्रयोजन इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का प्रश्न, क्या होता है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या हो सकता है। अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या हो सकता है, लिपि का पूर्ण ज्ञान होना, लेखन में सावधानी। लिपि का पूर्ण ज्ञान होना तो फिर तो इसका मतलब अशुद्ध वर्तनी का है ही नहीं भैया। लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। तो 100% जब लिपि का पूर्ण ज्ञान है तो फिर आप अशुद्ध कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते। लेखन में सावधानी बरत रहे हो तो फिर वर्तनी अशुद्ध कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। शुद्ध उच्चारण, तो ये तीनों तो जो है शुद्ध वर्तनी का ही कारण है, लेकिन अशुद्ध वर्तनी का कारण है व्याकरण का अधूरा ज्ञान होना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय टका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो विनय टका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन क्या होगा, देखो इसमें इस पद्धति का प्रयोग कार्टन वासबर्न ने किया था। इस पद्धति का प्रयोग जो है कार्टन वासबर्न ने किया, सही कथन बताना है, जबकि यह तो गलत है। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर से प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रयुक्त की गई है। तो ये सारी चीजें इसमें राइट मानी जाएगी भैया। उपयुक्त कथन जो है सारे ही इसमें क्या है, सही है। तो विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है, इस पद्धति का प्रयोग कार्टन वासबर्न ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर पर हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रयुक्त की गई है। तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें राइट माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है। तो संरचनात्मक उपागम का जो अन्य नाम है, ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम या वाक्य पठन उपागम। तो संरचनात्मक में तो भैया जब आप संरचना कर रहे हो इसका मतलब वाक्य की ही संरचना की जाती है, तो वाक्य गठन उपागम इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है। 90 नंबर का प्रश्न देखो, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। कौन से दो कार्य करने होते हैं, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। आवर्ती पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन या चिकित्सा, अस्पष्टता या निवारण, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या करना। मापन या मापन द्वारा प्राप्त इसकी व्याख्या करना। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न आता है 10वें नंबर का, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है। ये जबरदस्त प्रश्न है भैया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों का भाग। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। पहले तो आप ये याद रखो, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका सही अभिप्राय क्या है, बच्चों का बाग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? 11 नंबर का प्रश्न देखो यहां पर, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन कौन सा नहीं है? चित्र विस्तारक यंत्र, चित्र दर्शन, लघु गणक सारणी या ग्रामोफोन। तो इसमें क्या आ जाएगा? ग्रामोफोन भी हो सकता है, चित्र दर्शन भी हो सकता है, लेकिन चित्र विस्तरक भी हो सकता है, लेकिन लघु गणक सारणी इसमें नहीं होगी। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये रह जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी होगी? भाषा संसर्ग विधि या अप्रत्यक्ष विधि या खेल विधि या पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो यहाँ पर खेल विधि जो हो जाएगी वो मातृभाषाओं में नहीं आती है। तो भाषा संसर्ग विधि आ जाएगी, अप्रत्यक्ष विधि आ जाएगी, पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी आ जाएगी, लेकिन खेल विधि इसमें नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? किशोर काल के लिए कहा गया है भैया, याद रखना। कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं, अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो ये सारी बातें किस काल में होने लगती है? किशोर अवस्था में होने लगती है, अर्थात किशोर काल में ये सारी बातें होने लग जाती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बहुत प्यारा प्रश्न है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? बहुत, ये तो तुम्हें खुद को भी पता होगा, किसके शिष्य थे ये? मेरियन के शिष्य थे। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर, जॉन डीवी, मेरियन और पार्कर हर्ट। ये जॉन डीवी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे भैया? जॉन डीवी के, मेरियन के, जॉन डीवी के शिष्य थे। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के शिष्य थे, याद हो जाएगा ना। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचियों को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? कवि दरबार, भाषण, नाटक, अभिनय, क्रीड़ा, व्यायाम। तो यहाँ पर जो है साहित्यिक अभिरुचि क्रीड़ा व्यायाम से तो नहीं बढ़ सकती भैया। तो कवि दरबार से, भाषण से, नाटक अभिनय से बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे तो नहीं बढ़ेगी साहित्यिक अभिरुचि। साहित्य में इसका क्या रोल, ये तो आप खुद भी समझते हो। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 16 नंबर का, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वो शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो शिक्षण विधि कौन सी? देखो, निम्न में से मातृभाषा का, राष्ट्रीय जागरण का, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वो शिक्षण विधि है हमारी बेसिक शिक्षा, जिसमें मातृभाषा को भी, राष्ट्रीय जागरण को भी, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को भी बल मिलता है, तो वो बेसिक शिक्षा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है? देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, और देखो इसमें प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो दो ऑप्शन तो ये हो गया आपके सामने, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है? देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, और अगला है बाराकड़ी का अभाव, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बात लग रही है ना वो है वर्णों की अधिकता। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्णों की अधिकता सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है हिंदी मातृभाषा में सीखने के लिए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर आप लोगों के लिए 18 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देखो, बहुत प्यारा प्रश्न है और इसे आपको याद करना भी चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि और उपयुक्त सभी। तो ये इसमें तो सारी आ जाएगी, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि, सारी राइट है इसमें। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत इनमें से कौन से हैं? तो प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का भी सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, तो इसमें भी उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा।
भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं कौन से? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, सारे राइट हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो ये तो इसमें सारे डबल हो गए क्वेश्चन। अगला प्रश्न आता है, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? अब सूत्र विधि कहां से या किस भाषा में सबसे पहले आई थी? तो सूत्र विधि सबसे पहले जो है संस्कृत से ही, मूल स्रोत इसका संस्कृत है। भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि का जो मूल स्रोत है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा मानी जाएगी। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए 22 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है और प्रश्न जो है, इस विधि में 22 नंबर का प्रश्न है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। कौन सी विधि है? मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि, परोक्ष विधि। कौन सी विधि आएगी इसमें? परोक्ष विधि आ जाएगी भैया। बहुत प्यारा प्रश्न है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है। 23 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम कौन सा है? तो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली, सबसे ज्यादा कौन सी विधि को प्रयोग में लिया जाता है? परीक्षा विधि को प्रयोग में लिया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो रचना शिक्षण का उद्देश्य बताना है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, यह भी सही है। क्रमबद्धता, यह भी सही है। सुसंबद्धता बनाना, यह भी सही है। व्याकरण सम्मत कार्य करना, यह भी सही है भैया। तो इसमें तो सारे सही है। तो ये तो क्या हो गया था? आपका बोनस हो गया था भैया। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली किसको माना जाता है? याद रखना, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है L1 के अंतर्गत। यह ढंग से याद रख लेना इसको। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है? गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, और प्रश्नोत्तर व खंडान्वय प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो इसमें सबसे ज्यादा आप सबको पता है कि नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है गीत और नाट्य प्रणाली। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक किसको माना जाता है? योजना शिक्षण विधि का प्रवर्तक जॉन डीवी को, WH किलपैट्रिक को, डाल्टन को या अरस्तु को? किसको माना जाता है? योजना विधि का प्रवर्तक कौन थे? किलपैट्रिक थे। यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है और बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? WH किलपैट्रिक। WH किलपैट्रिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है आपके सामने। 27 नंबर के प्रश्न पे आ जाओ। देखो 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है? सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा? तो इसमें तो भैया जब प्रोजेक्ट विधि है तो इसका मतलब जीवन में उपयोग आने वाली शिक्षा ही दी जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवन उपयोगी शिक्षा। अगला प्रश्न आता है, प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना या सामान्यकरण? तो जब भी प्रस्तावना की बात आ जाए तो वहां पर यह ध्यान रखना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु बताना। तो ये ऑप्शन 100% इसका राइट होता है। जहां भी प्रस्तावना वाली बात आ जाए तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु उसे तत्पर करना होता है। अगला प्रश्न है, रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है? रंगमंच अभिनय विधि गद्य की विधि है, पद्य की विधि है, नाटक की विधि है, व्याकरण की विधि है? ये तो आप सबको पता है कि नाटक विधि है। रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है? नाटक की विधि है। उद्बोधन विधि का उपभेद इनमें से कौन सा नहीं है? उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या अनुवाद? बताओ। अनुवाद यहां पर उद्बोधन का भेद ही नहीं है। 31 नंबर का प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है,
अध्यापक एक माली हैं और बच्चे पौधे के समान हैं। तो ये तो आप सबको पता है, फ्रोबेल ने ही कहा है भैया। किसने कहा है? फ्रोबेल ने कहा है। 32 नंबर का प्रश्न है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? जो कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न, और किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रणाली जो है खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय प्रणाली, याद रखना है इसको, खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य, उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, ये तो है। अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा और शैली के प्रचलित रूपों से परिचित करना। अभिनय वाली बात तो उपन्यास में आ ही नहीं सकती ना भैया, तो ये वाली बात तो इसमें नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर नहीं दे रहा है वो। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? विषय का निर्धारण करना, उद्देश्य निर्धारण करना, बिंदु निर्धारण करना, समय निर्धारण करना। तो सबसे मुख्य बात होता है कि किस उद्देश्य से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उद्देश्य निर्धारण करना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का जो प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य इनमें कौन सा नहीं है? वर्तनी दोष दूर करना, श्रुत लेखन सुनकर के लिखना, ठीक है, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, ठीक है, नवीन शब्दों का ज्ञान करना, ये तो तीनों तो है। हस्तलिपि सुधारना, भैया भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य हस्तलिपि सुधारने वाली बात तो है ही नहीं हो सकती, क्योंकि हस्तलिपि सुधारना तो इसमें तो आप लिख करके सुन करके लिख रहे हो, तो इसमें तो लिपि कैसे सुधरेगी आपकी? नहीं सुधर सकती, ठीक है ना। तो वर्तनी दोष दूर करना, नवीन शब्दों का ज्ञान होगा, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास भी होगा, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, लेवल 1 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रख लेना इसको। 36 नंबर का प्रश्न है, श्रुत बोध में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। कर्म, कबूतर, धर्म और प्रकाश, किसमें नहीं है रेप संबंधी अभ्यास? कबूतर में तो र का आधा र तो आ ही नहीं रहा कहीं पर भी, इसलिए इसमें रेप संबंधी है ही नहीं, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से कौन सी शिक्षण है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। तो गद्य शब्द भंडार के लिए हमेशा याद रखना गद्य शिक्षण ही राइट होता है। जहां पर भी शब्द भंडार की बात आ जाए गद्य शिक्षण लगा देना, उसमें यही राइट होगा, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। 38 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तूलिका और फलक वांछनीय हैं, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया मैंने कि चौक के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगनी है। उपयुक्त जो कथन है निम्नलिखित में से किसका है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का कथन है। ये आया हुआ प्रश्न है और आ भी सकता है, 100% आ सकता है, इसलिए आपको ये प्रश्न याद रखना ही रखना है। याद रखना, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तूलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए जो है श्यामपट्ट और खड़िया यानी कि चौक के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं जो है सफल अध्यापक की सतत संगनी मानी जाती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति है, सहजात योग्यता है, ईश्वर प्रदत्त है। भाषा तो भैया अर्जित संपत्ति है, आप सीख करके थोड़ी आते हो, आप खुद उसको ग्रहण करते हो, तो अर्जित संपत्ति है, ये तो याद रख लेना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या होता है? भाषा शिक्षण में बहुमुखी अभ्यास का अभिप्राय क्या होता है? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में बहुमुखी जहां बात आ रही है वहां पर सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना होता है। 41 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि का विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक रही है? विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक रहती है? तो आपको पता है, भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, यानी कि उसको देखने में सबसे ज्यादा जो है उनको इच्छा होती है। तो याद रखना,
रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो होती है अवलोकन पर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 42 नंबर का प्रश्न है, और 42 नंबर का प्रश्न अच्छा प्रश्न है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। देखो, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या होता है? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और शिक्षण विधियों का ज्ञान। अब भाषा शिक्षक का सबसे अनिवार्य गुण होता है शुद्ध उच्चारण करना। सबसे मेन बात तो ये होता है कि भाषा शिक्षण का सबसे मुख्य जो है वो है शुद्ध उच्चारण करना। भाषा में बिंब कई प्रकार है। अब भाषा में बिंब का क्या प्रकार है, ये आप देखो, 2, 1, 7, 4, इसमें तो बोनस है भैया, इसमें तो बोनस है, 4 प्रकार है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये तो है ही नहीं, ज्यादा है उसमें। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है, इनमें से है ही नहीं, भाषा के तो इससे ज्यादा बिंब होते हैं, तो ये तो वैसे बोनस है। बालक परिवार में रहकर कैसे भाषा सीख सकता है? कैसी भाषा सीख सकता है परिवार में रह करके? सांकेतिक, लिखित, बोलचाल की भाषा, या कोई नहीं? सबको पता है परिवार में रह करके वो कौन सी भाषा सीखेगा? मौखिक भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा सीखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5, कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन यहाँ 2 ही माने गए थे। ठीक है, 46 नंबर का प्रश्न है, L2 में आया हुआ, L1 में, L2 में आया हुआ प्रश्न है 2017 में, तो 2 माने गए थे भैया। आंसर की, ओरिजिनल आंसर की से मिला हुआ है ये। ठीक है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं? 5, 3, 2, 7, कितने रूप होते हैं? रचना शिक्षण के भी 2 ही रूप होते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, 47 नंबर का प्रश्न है, तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, तो यही होगा सबसे मुख्य बात, तो यही है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। ठीक है, छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ से रुचि उत्पन्न करना, लेकिन ये ज्यादा बेटर है इसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन में ये ज्यादा सही है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ये ज्यादा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें, तो वो विधि कौन सी है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। कौन सी विधि है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। याद रखना, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है? कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत? तो वह विधि कौन सी है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। यानी कि कक्ष में शिक्षक के द्वारा जो अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है, वो विधि कौन सी है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसमें सीधा आंसर निकल रहा है। ठीक है, अब 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि है जो व्यू रचना जनतंत्रात्मक मानी जाती है? सेकंड ग्रेड साइंस 2019 में आया हुआ प्रश्न है, तो परियोजना व्यू रचना। कौन सी? परियोजना व्यू रचना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने के पूरे चांसेस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी में भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण जो है व्यू रचना जनतंत्रात्मक है? परियोजना व्यू रचना विधि। आगे है 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल यहां पर नहीं खा रही है? तो आपको ये तो पता होगा, ये तो आप पढ़ ही रहे होगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। देखो, मेल कौन सी नहीं खा रही है, यानी कि कौन सी नहीं की है? आगमनात्मक विधि जेम ब्रूनर, बिल्कुल सही है। संकल्पनात्मक मानचित्र जोसेफ डी नोवेक ने, ये भी सही है। होरिस्टिक विधि एच ई आर्मस्ट्रांग ने, ये भी बिल्कुल सही है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक ने किया ही नहीं, इसने खेल विधि का किया था, सॉरी परियोजना विधि का किया था। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इसने नहीं किया है। आगमनात्मक अधिगम जे एम ब्रूनर सही है। संकल्पनात्मक मानचित्र जोसेफ डी नोवेक का सही है। हॉरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की है। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किलपेट्रिक ने नहीं किया है, परियोजना विधि का किया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो मैंने आपको
50 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। रोज जो है हिंदी की शिक्षण विधियों के 50 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको जुड़ना है साथियों। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा और जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। एक बार वीडियो जरूर देखें और थैंक यू, धन्यवाद आपने वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत। 50 प्रश्न हम लोग जो है रोज करेंगे शिक्षण विधियों के। रोज 50 प्रश्नों की वीडियो आएंगे। पहले गैप लग चुका था, मैं कहीं चला गया था बाहर, इस वजह से। थैंक यू, धन्यवाद।